गुड मॉर्निंग बच्चों। यार आपकी गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग होती है। अच्छे से बोलो। करें स्टार्ट। चलो एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं, हल्का फुल्का सा। उसके बाद आगे का जो मेरे को आज टेक्स्ट पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था आपको, और आज उसका टेक्स्ट पढ़ना है। मैं टेक्स्ट क्या रस्म पूरी करनी है बस। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो किसी भी कैपिटल असेट को क्रिएट करने में किया जाता है, और ये आपको फ्यूचर में क्या जनरेट करके देता है? रिटर्न जनरेट करके देता है। इन्वेस्टमेंट बच्चों दो टाइप की होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बात करें अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, ये इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम, है ना। इनकम कितनी भी हो, ये तो जितनी होनी ही है, और ये कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? अच्छा, दैट्स वाई बच्चों इसका जो कर्व होता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें, वैसे चलो थोड़ा सा इसके बारे में और सुनो। ये प्रॉफिट मोटिव से की जाती है या प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती है? आमतौर पर इसे कौन करती होगी? गवर्नमेंट करती होगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी भी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पता चल गया मैंने क्या बोला आपको? इनकंसिस्टेंसी, चलो बताना क्या है। पढ़ तो रहे हम इसे टू सेक्टर मॉडल में। करती कौन है इसे? जब करती गवर्नमेंट है, पढ़ रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ ही पढ़ रहे हैं बिना फालतू में, है ना। मतलब कोई कहने वाला हो इन्हें कि पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, आगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जो किससे अफेक्ट हो जाती है बच्चों? इनकम से अफेक्ट हो जाती है। जैसे जैसे इनकम क्या होगी आपकी बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इसका जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप्ड होता है। कैसा होता है? एक चीज बताओगे क्या मेरे को? किसी को बताना मत, मुझे मुझे बताओ, इनकम इलास्टिक कौन होती है? कौन होती है? इंड्यूस्ड। और इनकम इनइलास्टिक कौन होती है? ऑटोनोमस। बिल्कुल, पता ना चल जाए किसी को। नेक्स्ट है बच्चों, डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। प्राइमरली दो फैक्टर है, कौन कौन? एक तो एमईआई, बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर जो एमईआई है बच्चों, वो भी दो फैक्टर से मिल करके निकलता है, ठीक है ना। बेसिकली बात, हाँ चलो बात करते हैं सप्लाई प्राइस की और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? एमईआई। और फिर एमईआई को किससे कंपेयर करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। किससे? आरओई से। चलो जो आरओआई। सुनो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सुनो ना। सुनो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो नाम से ही पता पड़ जाए हमें। कैसे एक्सप्लेन करोगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगर मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी मतलब वो कितना पैसा बना के कितना परसेंट जनरेट करके देगी, ये होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे कुछ नहीं है यार, एडिशनल मतलब हम पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा जनरेट करके देगी, कितना परसेंट कमा के देगी, ये क्या है? एमईआई। मार्जिनल क्यों बोल रहे हो उसे? कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे होंगे ना, अब और कर रहे हैं, तो वो कितना जनरेट करके देगी, ठीक है ना। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बता दो ना आप मेरे को, कब कब इसको करेंगे, कब कब नहीं करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है एमईआई से, तो नहीं करेंगे, बिकॉज घर से जाएगा कि आएगा? घर से जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एमईआई से, तो देन करेंगे, बिकॉज घर में जाएगा, घर से सॉरी मैं क्या बोल, घर में आएगा या घर से जाएगा? बाहर की बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। According to Keynes, the decision to invest in a new project depends upon two factors. Keynes के अकॉर्डिंग दो फैक्टर होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का डिसीजन लेंगे, कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या। और हवाबाजी कुछ नहीं है इस टॉपिक में, प्रैक्टिकली है बच्चों। प्रैक्टिकली अगर कोई भी बंदा डिसीजन लेगा तो ऐसे ही लेगा डिसीजन, ठीक है ना। अच्छा, बिजनेस स्टडीज के अंदर तो और डिटेल में देखेंगे कि ये डिसीजन को कैसे ले जाता है, क्योंकि इसके पीछे की बैक एंड की भी कहानी है, वो बैक एंड की कहानी भी देखेंगे वहां पे। यहाँ पे जरूरी नहीं है वो, इसलिए इतना ही पढ़े जितना यहाँ पे।
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ MEI refers to the expected rate of return, expected rate of return। अद्विका इसका मतलब क्या है? expected rate of return, कि ये हम आज के टाइम पे क्या लगा रहे हैं, एक टाइप से एस्टिमेशन लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का पक्का इतना ही आएगी, लेकिन आज एक हल्का फुल्का एस्टिमेशन तो लगा सकते हैं ना, एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि भाई इस प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाएंगे, भाई कोई भी बंदा यार बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉपर वो बिजनेस की वाइबिलिटी की कैलकुलेशन करता है कि नहीं करता है, कि ये बिजनेस वाइबल है या नहीं है। अभी तुम्हें समझा वाइबल नॉन वाइबल, याद आ रहा है कुछ? वाइबल नॉन वाइबल, वाइबल समझ रहे हो? वाइबल मतलब ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, VIABLE वाइबल। और नॉन वाइबल मतलब यार, तो कोई भी बंदा धंधा चालू करने से पहले कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस नहीं करता क्या? अरे आप बच्चे बहुत अच्छे हो ना? नहीं हो? अगर नहीं हो तो बोलना पड़ेगा। हाँ जी, अगर जो बहुत अच्छे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तुम्हें बोलने में, ठीक है ना? हाँ जी, जल्दी से बताओ बच्चों, कोई भी बंदा धंधा स्टार्ट करता है तो क्या वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस नहीं करता कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना बेनिफिट जनरेट होएगा, है ना? यानी कि वो वाइबिलिटी देखता है, क्या देखता है कि ये धंधा करना वाइबल है या नहीं है, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, आज के दिन पे हम ये एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि भाई इतना रिटर्न आ सकती है या इतना रिटर्न आ जाएगी, तो ये वही तो कर रहे हैं, वाइबिलिटी तो चेक कर रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, किससे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट से। वापस से पढ़ो पूरा बुलेट अपने मन में। MEI refers to the expected rate of return from additional, और ये दो फैक्टर से निकलती है, सप्लाई प्राइस, प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कितना मिलेगा, कितना कितना जनरेट कर पाएंगे, यील्ड मतलब यील्ड मतलब जनरेट, है ना, जनरेशन, कितना जनरेट कर पाएंगे हम। प्रोस्पेक्टिव के बोल रहे हो गया या होगा, होगा, तो कितना जनरेट कर पाएंगे, ये होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। बच्चों 10 हमने 10 लाख रुपए लगाए, चलो पूरा ही सुन लो, अभी उसको भी कवर कर लेते हो, सप्लाई प्राइस को। सप्लाई प्राइस होता है कि आज के दिन पे, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है आज, अभी अभी कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा आपके पास से आउटफ्लो करेगा, उसको बोलते हैं सप्लाई प्राइस। क्या बोलते हैं? अरे कितना पैसा घलाना पड़ेगा, कितना पैसा डालना पड़ेगा, वो होता है सप्लाई प्राइस। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है कि इसको लगा करके कितना आएगा। ध्यान से सुनो, 10 लाख रुपए लगेंगे, ये क्या है? सप्लाई प्राइस। क्या है? सप्लाई प्राइस। 1.5 लाख रुपए साल कमाएंगे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इतनी बात समझ में आई? अभी इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, ये 10 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख रुपए कमाएंगे तो हम, ठीक है ना, लेकिन ये 1.5 लाख को कमाने के लिए 20,000 रुपए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च भी करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रोस्पेक्टिव यील्ड नेट बेसिस पे कितना होगा? एक चीज, है ना? फाइनली अब मैं बोलता हूँ, 10 लाख रुपए लगा करके कितने आएंगे नेट? 31 आएंगे। कितने आएंगे? व्हाट इज द परसेंटेज? वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? बोलो ना बच्चों, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू, कुछ नहीं है, जैसे बच्चे अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं ना, ये बिल्कुल वही तो कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो ना, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। चलो ठीक है, तुमने निकाल लिया। मेरे को ये बताओ, अभी आपको ना इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है, अपने पास तो पैसा है नहीं है, तो बताओ क्या कीजिएगा? लोन लेंगे। किसके पास जाएंगे? देना बैंक में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? और आंटी के पास जाके मांगेंगे, आंटी आंटी हमें दे दो। हाँ बोलो ना, लोन दे दो। आंटी क्या बोलेगी? हाँ देंगे ना, हम तो है ही देने के लिए, ठीक है ना, हमारा काम ही क्या है, हमारे तो बैंक का नाम भी क्या है, देना। लेते नहीं है हम, ओनली देते हैं, ठीक है। चलो लेकिन यार आंटी महंगे में दे रही है, हाँ रेट कम करवा लेंगे, ठीक है ना। चलो लेकिन फिलहाल आंटी मान नहीं रही है, ए सुनो ना, फिलहाल आंटी मान नहीं रही है। आंटी बोल रही है हम कितना में देंगे ना, 16% में। कितने में देंगे? 16% में। जितना पैसा चाहिए उतना ले लो,
लेकिन देंगे कितने में? 16% में। अपन लोगों को रिटर्न कितनी आएगी? वो जो हम अपने घर से कैलकुलेट करके आए थे अभी अभी बोलो ना कितना? अरे परसेंटेज में होता, परसेंटेज में 13%। आंटी कितना मांग रही है बताओ? उसका बार बार फोन आ रहा है मेरे को बच्चे का कि भैया वो इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हो आप? क्या बोल दूं उसे? तू तेरा देख ले, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, एक चवन्नी नहीं दूंगा, बिकॉज 3% घर से जाएगा। चलो अगर आंटी 15 में बोले कि 15 में दे देंगे, अभी क्या बोलना चाहिए मेरे को? नहीं नहीं, अभी भी 2% घर से जा रहा है, ठीक है ना? अभी सुनो ना, अभी अभी कल किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, आज उसका जवाब मिल जाएगा। और आंटी कह रही कोई बात नहीं यार 14% लगा देंगे, तुम्हारे से क्या मतलब, घर के हो तुम तो, है ना, फैमिली हो, फैमिली जैसे हो। 14%, क्या कह रहा, आना जाना रखियो बस कितने वेले नहीं है आना जाना रखियो। सुनो, आंटी कह रही है कि 14% में तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा था 14% में? बोलो क्या बोलूं इसे, हाँ कि ना? हाँ, सख्त लौटने भाई, अभी हाँ नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी आंटी कह रही है अरे जाने दो यार, तुम तो नाराज हो रहे हो, 13 में ले जाओ, चलो कितने में ले जाओ? 13 में ले जाओ। अब अब सोच समझ के बताना। सुनो, इसे फोन पे फोन आ रहा है, इसका क्या बोलूं इसे? मना कर देंगे? देखो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, जैसे ठीक है आप भी अपनी जगह सही बोल रहे हो कि मना कर देंगे, ठीक है ना, कि हमें भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाएगा, बस प्रॉफिट तो कुछ। लेकिन बच्चों कुछ वेंचर ऐसे करने पड़ जाते हैं हमें, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ वेंचर हमें ऐसे करने पड़ जाते हैं कि जहाँ पे भले ही फायदा ना हो, बिकॉज सारे बच्चे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। और शुरुआत में हम किस पे काम करते हैं? सर्वाइवल पे। वेरी गुड, किस पे काम करते हैं? सर्वाइवल। तो आज शायद इस प्रोजेक्ट में कोई रिटर्न ना आ रही हो, लेकिन फ्यूचर में चांस है कि रिटर्न आ सकती है। तो मतलब एटलीस्ट आ नहीं रहा है तो, और आने के चांसेस है फ्यूचर में, तो कर लेंगे, इस केस में कर लेंगे। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी अभी क्या हुआ, अभी सुनो ना, अभी आंटी बोली कि 12% में नक्की। अभी कोई शक है क्या? अभी कोई शक है क्या? अब तो एक बार के लिए भी चलो सर्वाइवल भी नहीं सोचेंगे, अभी तो क्या ही कर ही लेंगे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कुछ नहीं है यार, पैसा आंटी का है, हमें तो लेकर के बंदे को देना है। 13% रिटर्न जनरेट करके देगा, ठीक है ना, साल भर में लाके दे देगा 13%। आंटी आएगी मांगने, आंटी को कितना दे देंगे? 12%। क्यों कृष्णा? 1% अपने घर पे, सिंपल। हाँ बोलो ना, क्यों वर्मा जी, सही बोले हम या गलत बोल रहे हैं? अभी देख लो, कल भी समझाया था, आज भी समझाया, अभी वापस से पढ़ा रहा हूँ। ना मत करना कि भैया समझ में नहीं आया, ठीक है ना? और करोगे तो फिर हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, वापस से बताएंगे, है ना? जब तक है जान जब तक लड़ेंगे। आगे, एमईआई को दो फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। देखो ना, सप्लाई प्राइस, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट। मुझे नहीं समझा बिल्कुल भी। सप्लाई प्राइस क्या होता है? ये कॉस्ट होती है किसी न्यू एसेट को प्रोड्यूस करने की या क्रिएट करने की। अरे जैसे प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा हूं मैं, किसी और कोई फैक्ट्री डालनी है वगैरह वगैरह, दैट इज, यहाँ पे क्या होएगा बच्चों? कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? तो इनफ्लो कहाँ पे होता है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड में। किसमें होता है? क्योंकि वहां पे पैसा आता है, यहाँ पे पैसा, इट इज द प्राइस। ये बच्चों वो प्राइस होता है एट विच द न्यू कैपिटल एसेट कैन बी परचेज्ड और रिप्लेस्ड। नहीं समझा आपको? क्या समझा बताना? ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे या तो नई कैपिटल एसेट को क्या किया जाएगा, या किया जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? चलो परचेज तो समझ में आता है, रिप्लेस क्यों बोल रहा है? अगर मशीनरी खराब हो रही है तो वो बिकेगी भी तो ना, उससे स्क्रैप, मतलब नए वाली मशीनरी 10 लाख रुपए की आएगी, कितनी की आएगी? अरे भंगार में भी तो जाएगी पुराने वाली, है ना? 50,000 तो इससे मिल जाएंगे, तो नेट कितना जाएगा आपके पास से? 950। कितना जाएगा? तो 950 क्या हो जाएगा? सप्लाई प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आगे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न। नेट नेट नेट, ग्रोस नहीं बात कर रहे हम, ग्रेट सॉरी नेट की बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न, नेट ऑफ ऑल कॉस्ट। नेट का मतलब है कि आपको जितने भी खर्चे हैं ना, वो क्या करने होंगे? घटाने होंगे। मतलब वो 1.5 लाख को कमाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, वो घटा के जो नंबर आएगा, वो एक्चुअल में क्या है? आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड है।
एक्सपेक्टेड, जो हमारे को आज के दिन पे एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द कैपिटल असेट ओवर इट्स लाइफ टाइम, कि वो लाइफ टाइम इतना जनरेट करके हमें देगी। एग्जाम्पल लिखा है क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत सिंपल, बहुत आसान, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, है ना, आपकी खुशी के लिए। इफ मशीनरी इज टू बी, हालांकि जरूरत नहीं है, बहुत आसान है वो। इफ मशीनरी इज टू बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसीट्स ऑफ ₹13,500, क्या बोला, नहीं समझा क्या? अगर मशीनरी से आज के दिन पे हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि वो कितनी रिसीट्स, कितने कैश इनफ्लो जनरेट करके देगी, 13,500 के, एंड रनिंग एक्सपेंसेस विल बी ₹3,500, और उसको रनिंग एक्सपेंसेस समझ रहे हो आप, मतलब मशीनरी को चलाने के खर्चे, पेट्रोल वगैरह डलेगा उसमें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा वगैरह वगैरह, वो खर्चे कितने आएंगे, 3500 के खर्चे आएंगे। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड मशीन इज ₹1,00,000, और पुरानी मशीन को बदलने की कॉस्ट कितनी आएगी। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये बोल रहा है 1,00,000 रुपए लगा करके 13,500 जनरेट करोगे, लेकिन 13,500 को भी जनरेट करने के लिए 3500 का खर्चा करना पड़ेगा। नेट मुझे तो ये बताओ, 1,00,000 रुपए लगा करके नेट कितना बनाया आपने, 10,000 रुपए। कैलकुलेट करो कितना MEI, कितना आएगा बोलो, 10%। समझा क्या, कैसे निकाला आपने, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। प्रोस्पेक्टिव यील्ड कैसे निकालोगे आप, 13,500 माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, कह रहे इफ, सॉरी, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। ये क्या होता है, हाँ, ये कॉस्ट होती है किसको बोरो करने की, मनी को, पैसे को बोरो करने की कॉस्ट होती है फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमें किसको फाइनेंस करना है, मतलब किसको अरेंज करना है, इन्वेस्टमेंट को अरेंज करना है, ठीक है ना, मतलब पैसा नहीं है ना हमारे पास, तो लोन लेकर के क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन्वेस्टमेंट को, मतलब वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, और उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द, बोलो ना, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्ट। मुझे नहीं समझा बच्चों बिल्कुल भी, और सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बताओगे मेरे को। कह रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन होता है, रेज योर हैंड, आगे मत बोलना, रेज योर हैंड। और हमारी, मतलब वैसे तो हम किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना चाहेंगे हम कि सारे बच्चे हाथ उठाए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय ले लो। There exists an inverse relationship between the rate of interest and the volume of investment. रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिश्ता होता है, इनवर्स रिश्ता होता है। ये एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं है, बता दिया, सब कुछ बता दिया। रेज योर हैंड, हाथ उठा लो। वेरी गुड, 1 2, मतलब 2 में गिने, 1.5 में गिने, 2 में, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, 7, अरे चलो कार्तिक आप बताओ। वेरी गुड, मतलब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम करेंगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, सिंपल सी बात है। क्या दीदी लोगों, है ना, अग्रिम पंक्ति में बैठ करके भी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। कैसे बनेगी ऐसे बात, क्या हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हम तुम्हें वाहियात लगते हैं, या हमारे कॉन्सेप्ट वाहियात चल रहे हैं, ऐसा मत करो। कहाँ उंगली कर रहा है उसमें, इधर देख लेना। सुनो ना, अगर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, मुझे समझा कि तुम क्या सोच रहे हो, शायद मैं, मतलब अगर गैस कर पा रहा हूं तो तुम्हारे माइंड में ऐसा चल रहा है, भैया कैसे बता सकते हैं हम तो कंपैरिजन करके बताएंगे ना। शायद तुम्हारे माइंड में ऐसा चल रहा हो कि हम तो कंपैरिजन करके बताएंगे ना कि इन्वेस्टमेंट करनी है क्या नहीं करनी है। लेकिन फिर भी बच्चों नॉर्मली देखो, उसे जान दो, उसे जान दो, लेकिन आप नॉर्मली देखो, वो हम तो चल दिए, आंटी को बोला हमने जाके, आंटी आंटी हमें दे दो,
आंटी ने बोला 16%, हम चल दिए। आंटी बोले कहीं नाराज हो रहे हो, 1% में लेके जाओ। कितने में लेके जाओ? बोलो ना, अरे लाओ दो ना अभी। इसे फोन करके क्या बोलेंगे? भाई तू तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, समझा क्या? हाँ बोलो, समझा ना? आंटी ने, हम चल दिए, ठीक है ना, या छोड़ो चले नहीं, हम रुक गए वहां पे, है ना। आंटी ने बोला क्या मुंह उठा के यहाँ पे से खड़े हो, गलती से बोल दिया 16%, 32% का रेट है। कितने का रेट है? आंटी तुम अपने घर ठीक हो, ठीक है ना। नमस्ते, हम जा रहे हैं। क्यों बताओ ना? अरे जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो मैं इन्वेस्टमेंट उतनी कम करूंगा। सस्ते में पैसा मिलेगा तो भर भर के इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। हाँ बोलो ना, बिल्कुल, ठीक है ना। यार सिंपल सी बात है वर्मा जी, इधर से पैसे लिए और ये सस्ते में मिल रहे हैं, इधर महंगे में जा रहे हैं, बात खत्म है ना यार। ज्यादा लोड लेना ही नहीं है दिमाग पे, सस्ते में ले, बात खत्म। बीच में अंदर, समझा क्या? भैया ये धंधा है और धंधा ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। बाप लोगों से जाके पूछना कैसे चलता है। तुम्हारे पापा तुम्हारे से इतनी बातें करेंगे नहीं, तभी तो हम आपको बता रहे ना यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पापा को बस जाके तुम डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है, वो अंदर की बातें बताएंगे नहीं। और पढ़ाई में दिमाग लगा तुम, ठीक है ना। बिल्कुल, सुनो, अब ये नीचे वाला पढ़ना, ये क्या है, बहुत आसान है, सारे बच्चे पढ़ो ये। हाँ, ये वाला ये, if the rate of interest is higher than MEI, then investment will be, बिजनेस और इको की क्लास का हमें धंधे को ज्यादा डिकोड कर रहे हैं, है ना, समझो ना। नेक्स्ट है फाइनली, ओए सुनो ना, अभी तो क्या पढ़ा हमने, इंडिविजुअली फैक्टर पढ़े, MEI और ROI। अभी तो डिसीजन लेने की बारी आई ना, क्या लेने की बारी आई? डिसीजन लेंगे कैसे, कंपेयर करके, किसको? MEI को ROI से। इफ MEI is greater than ROI, then the investment is profitable and vice versa। किसी को कोई शक? देख लो, सोच लो, समझ लो, बाद में मत बोलना कि भैया हमें समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल पढ़ना, if the cost of borrowing, that is the rate of interest या interest rate is 12% and MEI is 15%। नीचे मत पढ़ो, बताओ क्या करेगा? ए, नहीं करेंगे, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है भाई। इतनी देर से मैं कल भी बता रहा हूँ, आज ये दिन देखने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि तुम ऐसे ऐसे बोलोगे नहीं करेंगे। अबे भाई लिखा क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है? 12%। MEI कितना है? जा रहा है, नेट नेट आ रहा है। करेंगे नहीं करेंगे? बेटा अब नहीं करना ना, फिर कभी नहीं करेगा। इधर देख लेते हैं, इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट, क्या बोल रहा है? इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंस द रिटर्न इज 3% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट से ज्यादा कितने रिटर्न है? 3%, नेट नेट ज्यादा रिटर्न है। द इन्वेस्टर कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। टिल, कब तक? जब तक है जान, यानी कि MEI इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं एक्चुअल में बच्चों, MEI अगर किसके इक्वल हो जाएगा, ROI के इक्वल भी हो जाएगा ना, तो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिकॉज बच्चों कई बारी मार्केट में तबाही मचाने का गेम नहीं होता, मार्केट में रहने का गेम होता है। समझ में आ रही है ना बात? मार्केट में चीराफाड़ी करने का टाइम नहीं होता। कई बारी मार्केट में अपनी प्रेजेंस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है ना। सारे खेल जीतने के लिए नहीं खेले जाते, ना ना ना, कुछ ये भी बताने के लिए खेले जाते हैं कि अभी मैदान में, मैदान छोड़ के भागे नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसी, हाँ, इसी वजह से बच्चों, जब MEI किसके इक्वल होती है? ROI के, तभी ऐसा डिसीजन मत बोलना कि नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तब भी करेंगे, चीराफाड़ी करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि बाप लोग अभी भी मार्केट में है, ठीक है ना। अभी राज किसका ही है? बाप लोगों का ही है, भले ही कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी सिस्टम हमारा है मार्केट में, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात है सर्वाइवल की, किसकी बात है? ठीक है, सुनो ना,
द इन्वेस्टर कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट टिल एमईआई इज इक्वल टू आरओआई। यही बोला मैंने अभी आपको, मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन, ट्राई करो जल्दी से। जिस दिन बच्चों ये क्वेश्चन आएगा ना, है तो कुछ नहीं, फ्री फंड के नंबर देके जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कम से कम 60 to 70% बच्चे फैल जाएंगे कि हुआ क्या हमारे साथ। सीबीएसई ने, ये मतलब क्या है ना, अनटच्ड पोर्शन है अभी, जिसको सीबीएसई ने अभी तक छेड़ा नहीं, लेकिन जिस दिन छेड़ेगी ना इस टॉपिक को, बच्चे कम से कम 70% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, ये टॉपिक को, पक्की बात। नमन भैया तुम पागल हो, जब सीबीएसई पूछती नहीं तो काहे को पढ़ाते हो? अरे बच्चे उस दिन की आस में हो कि जिस दिन सीबीएसई इसको पूछेगी, बड़ी खुशी मिलेगी उस दिन। अरे इतनी इज्जत, सपोज यू आर द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओ माय गॉड, डब्ल्यूटीडी हो आप, आरआईएल के। द कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी किस में इन्वेस्ट करना चाहती है? हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे नीचे, प्लीज एडवाइज। ओ माय गॉड, प्लीज एडवाइज, अरे जान मांगो जान देंगे, क्वेश्चन प्लीज बोल रहा है तुम्हें, इतनी इज्जत तो घर वाले भी नहीं देते, क्वेश्चन तुम्हें प्लीज बोल रहा है, प्लीज एडवाइज द कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। आप एडवाइस करो कंपनी को कि इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,25,000। मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये क्या है? वेरी गुड, बोलो, कुछ तो बोल रहे हैं, ध्यान दो, दिल तोड़ दिया ना। सप्लाई प्राइस है, क्या है? आउटफ्लो हो रहा है ना। अरे जान दो भाई, शब्दों पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ के ही समझ में आता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है इसको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो क्या? सप्लाई प्राइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज, कितना पैसा आ सकता है? 1,75। रनिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? नेट कितना आएगा? 1,60। कितने लगा करके? 1,75 लगा करके, 15,25 लगा करके, कितना लगा करके? 15,25,000 रुपए लगा करके नेट कितना कमाओगे साल भर में? 1,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 13%। तो बताओ क्या डिसीजन ले या नहीं ले इन्वेस्ट करने का? नहीं, एमईआई कितनी आ रही है? कितनी आ रही है एमईआई? एक ना कर रहा है, एक हाँ कर रहा है, करेगा नहीं इन्वेस्टमेंट। एमईआई कितनी आ रही है? कितना? 1,18। मतलब बेटा 1,60 आ रहा है ना, वो परसेंटेज में निकालो। कैसे निकालोगे परसेंटेज? प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना? 1,60। वो कितना? सप्लाई प्राइस 15,25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकालो कितना नंबर बनाए? 19,825। हे भगवान, बेटा इतनी तगड़ी परसेंटेज निकाली, 19,825, 10.49, यानी कि लगभग लगभग 10.5% कमाएंगे। कितना कमाएंगे? आंटी क्या बोल रही है? बोलो, फोन आ रहा है इसका, क्या बोलूं इसको? मना कर दूं कि हाँ करूं? बिकॉज घर से नेट नेट कितना देना पड़ेगा? 2.5% के आसपास अपने घर से देना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे भाई इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंटेशन दोगे इसकी, करके दिखाऊं क्या? सॉल्यूशन 28, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन, बेटा इवैल्यूएट कर रहे हो ना आप? स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, ये जो प्रपोजल है इसको
इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, है ना। अपन के पास क्या है, बोलो ना, सप्लाई प्राइस कितना, 15,25,000। प्रोस्पेक्टिव यील्ड कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट में दिखा दो, 1,75,000 माइनस 15,000 रनिंग एक्सपेंसेस है, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, 1,60,000। ठीक है, वी नो दैट MEI is equal to what, prospective yield upon supply price into 100। प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना, 1,60,000, 15,25,000 इंटू 100, 1 2 1 2 1 और 1। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 16,000 डिवाइड बाय 15,25, ऐसे ही है ना। ये आ जाएगा बच्चे सॉल्व करके, आपने बोला 10.49% आ गया। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 13% गिवन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब लिखो, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, इफ MEI is greater than rate of interest then investment is profitable and vice versa। ठीक है, here इस क्वेश्चन में क्या है, MEI क्या है, लेस है किसके, ROI के, सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है ना, hence decision to invest in new project by WTD of Reliance Industries Limited shall not be taken, shall not be taken। इन्वेस्ट करने का डिसीजन प्रोजेक्ट में किसके द्वारा, WTD के द्वारा, जो RIL का WTD है, नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है ना, फाइनली ये प्रेजेंटेशन है बच्चों। आंसर तो ऐसे मुंह जबानी आ जाएगा, आप देख ही रहे होंगे बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, है कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, जस्ट प्रेजेंटेशन का गेम है। और सच बता रहा हूँ बच्चों, ये प्रेजेंटेशन देके आओगे ना, एग्जामिनर फ्लैट ना हो गया तो बात है, मेरा हाथ पकड़ लेना आकर के कि नमन भैया झूठ बोल रहे थे आप। ठीक है ना, बिकॉज बच्चों मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं बोल रहा, पास्ट में बच्चों ने करके दिखाया है, बच्चों ने मेहनत करी है और बच्चों ने करके दिखाया है, 100 भी लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, दैट्स वाई बच्चों मैं आपको ऐसा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपकी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। आगे चल सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, चले आगे। लो जी,
एक छोटा सा कैप्सूल और लो, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन है। S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, 1 माइनस बी बोले तो MPS, और MEI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। कोई शक तो नहीं है? एक बारी आज ठंडे दिमाग से क्या कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले एक बारी देख लेते हैं। हाँ जी, टाइम है हमारे पास अभी। चलो स्टार्टिंग से, AD इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कब होता है, 4 सेक्टर मॉडल में होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। AD इन 2 सेक्टर मॉडल, वेरी गुड। अगर हम बात करें किसकी, नेट एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट की बात करें, चेंज इन स्टॉक की बात करें, Y इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू, तो AS इज इक्वल टू क्या भी बोल सकते हैं हम, C प्लस 8 हो गए, ये 1 गो में किए थे, 9 10th ये रिश्ता, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, 4 बैक टू बैक चिपक के फिर, ठीक है ना, बोलो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन APC इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू APS इज इक्वल टू 15 पॉइंट में 3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, ब्रेक इवन पॉइंट पे Y इज इक्वल टू C, S इज इक्वल टू 0 या AS इज इक्वल टू C हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर ये 18 फॉर्मूले है, मतलब 18 ऑब्जर्वेशन है हमारी, 15 हमने अभी बोली और 3 ये है सामने, यहाँ पे आपके सामने कौन है, C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार, दूसरा S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई, 1 माइनस बी वाई मतलब 1 माइनस B इंटू वाई, ठीक है ना। एंड फाइनली MEI इज इक्वल टू व्हाट, अपॉन सप्लाई इंटू। इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, MEI को कंपेयर करते किससे, ROI से। अगर MEI ज्यादा ROI से, बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, MEI होता है रिटर्न, है ना, रिटर्न ज्यादा रहेगी ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, हम इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेंगे। कब तक करेंगे, जब तक आपस में वो इक्वल रहेगी तब तक करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट, जैसे ही कम हो जाएगी MEI ROI से तो हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं लेंगे। एक बात और है बच्चों, जब भी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जब भी मैं आपको बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे ROI का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे ROI का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे कुछ और मतलब होता है। अकाउंट्स में भी आप अलग पढ़ोगे, मतलब अलग अकाउंट्स में वो पढ़ोगे जो मैं आपको बिजनेस में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ROI का मतलब अलग है, ठीक है ना। फिलहाल बच्चों नेक्स्ट है, चैप्टर पूरा हो जा रहा है बस, नहीं अभी तो काफी है, थोड़ा सा बस ये कॉन्सेप्ट देख लो, ये 4 हेडिंग है छोटी छोटी सी, बस ये बता रहा हूँ। हमने आंटी को याद किया और आंटी दौड़ी चली आई, और आंटी भी कौन सी है हमने आंटी को बुलाया, आंटी को रहा ना गया, आंटी आ गई, और आंटी भी कौन सी है, एक्स, ठीक है ना, मतलब एक्स एंटी बोलते हैं, बेसिकली मजाक कर रहा हूँ, एक्स एंटी, ठीक है ना। एक तो होता है बच्चों, दो चीजें होती है, एक तो होता है एक्स एंटी, क्या होता है, एक होता है एक्स पोस्ट, क्या होता है, आगे दो कॉन्सेप्ट लिखे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। चैप्टर का नाम क्या था फिर भैया, वही वाली बात कल वाली, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा हमने, हाँ बोलो, वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसका। फिर हमने क्या पढ़ा और बोलो ना, कंजप्शन के बारे में पढ़ा, सेविंग के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम सेविंग के बारे में भी और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देख रहे हैं, तो मतलब साथ वाले कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड के। फिलहाल सुनो ना, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों 4, ये जो जैसे सेविंग है, सेविंग तो सेविंग एक्स एंटी भी हो सकती है, एक्स पोस्ट भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट एक्स एंटी भी हो सकती है और एक्स पोस्ट भी हो सकती है। तो 4 कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन के सामने ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, फिलहाल एक बार ही देखो, एक्स एंटी मीन्स प्लान्ड, एक्स एंटी का मतलब क्या होता है, प्लान्ड होता है, मतलब जो हो चुका है
या होएगा, होएगा एक्स एंटी। और एक्स पोस्ट जो हो चुका है, एक्चुअल, या तो हो चुका है या रियलाइज, मतलब उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं जो हो चुका है, या तो एक्चुअल बोल रहे थे या क्या बोल रहे हैं, रियलाइज। वापस से, एक्स एंटी का मतलब प्लान, जो हो गया है या होएगा, और एक्स पोस्ट जो हो चुका है या होएगा, हो चुका है, उसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम, या तो एक्चुअल बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, चार कॉन्सेप्ट खत्म। मैं अगर बात करता हूं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की, किसकी बात करता हूं, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी है या करेंगे, सिंपल। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं जो हो चुकी है या करेंगे, एक्स पोस्ट जो हो चुकी है, एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ठीक है। एक्स एंटी सेविंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्स एंटी सेविंग जो हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में करेंगे या कर चुके हैं, करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं बच्चों एक्स पोस्ट सेविंग की, जो सेविंग कर चुके हैं या करेंगे, बात करता हूं। ये देखो, सुनो, एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे, उसके बाद पढ़ लेना आप यहाँ, और सोच समझ के बताना बच्चों। मतलब ये सवाल मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, और बड़ा अच्छा लगता है अगर बच्चे इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दे पाते हैं तो, ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं है, हल्का सा कैच है इसमें, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जिस हिसाब से हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बहुत आसान है ये सवाल, ठीक है ना। आप बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो बात कोई है ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी अपन लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, यस और नो। वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपने देखा, सप्लाई प्राइस आपने देखा, उससे हमने एमईआई निकाला, एमईआई को कंपेयर किया आरओआई, सब बात जमती है, सब बात समझ में आती है। मेरा सवाल ये है आपसे, यहाँ पे दो तरह की इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, एक एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट एमईआई और आरओआई से अफेक्ट हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी, रेज योर हैंड, टेक योर टाइम। कौन सी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी या एक्स पोस्ट, दोनों में से कोई तो एक है। और रीजन भी मतलब मैं आपसे मांगूंगा, बिकॉज कुछ बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहे कि हाँ आपने हमें एक लॉजिक बताया है कि कभी भी मैं कुछ भी पूछता हूँ तो एक बार ये ऊपर नीचे देख लिया करो, स्क्रीन भी लगाई मैंने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, रीजन बता देना बस। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है दोनों में से, एक्स एंटी या एक्स पोस्ट, जो किससे अफेक्ट हो जाएगी, एमईआई और आरओआई। मतलब वहां पे हम जो बात करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है एमईआई और आरओआई से, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, एक्स एंटी की या एक्स पोस्ट की। और बराबर से रीजन देना सोच समझ के, रेज योर हैंड, बताना मत अभी, हाथ उठाओ, पहले पहले देख लो कि किस किस को पता पड़ रहा है। हाँ, रीजन भी बताना है। एमईआई और आरओआई के बेसिस पे जो हम डिसीजन लेते हैं, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है उससे, एक्स एंटी होएगी या एक्स पोस्ट होएगी। वेरी गुड, एक, दो, वेरी गुड, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, बहुत अच्छे। चलो खुशी, आप बताओ। एक्स एंटी, वरुण, वाई एक्स एंटी। भैया वो जब उससे पता लगेगा हमें कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। वेरी गुड, आगे बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक्स एंटी में होगा, और एक्स एंटी में क्या होता है, प्लान होता है, कि हम प्लान कर रहे हैं, तो प्लान करेंगे या नहीं करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एमईआई और आरओआई के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि केवल और केवल कौन सी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी, एक्स एंटी। एक्सपोज कहां होगी, वो तो कर चुके हैं, उसमें क्या करेंगे अब, वो तो हो चुकी है, जो होना था हो गया, तो वो कहां अफेक्ट होगी। हाँ बोलो ना, केवल एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अफेक्ट होगी, कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, बिकॉज वो अभी तक हुई नहीं है। क्यों त्यागी जी, यही आंसर है ना आपका, क्योंकि वो फ्यूचर में होगी, उसके लिए तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अभी देखो ना, मैं क्या बोल रहा था आपको, आंटी बोल रही है कितना परसेंट, 10%, मेरे को रिटर्न आ रही है 13%, कितना आ रही है, 13%। तो मैं डिसीजन लूंगा ना कि करूं इसे, मैं बार बार बोल रहा था कि फोन पे बोलूं इसे, करूं या ना, हाँ बोलूं या ना बोलूं। अरे ये ऐसा हाँ या ना किसके लिए बोलूंगा मैं, जो हो चुकी है या होगी, होगी, और वो कौन है, एक्स एंटी है। कहने को एक्स है लेकिन एक्स नहीं है,
कहने हाँ क्या ये दिल लूट लिया, कह रहे कि अभी तो कहने के वो एक्स है, लेकिन एक्स नहीं है अभी तो, बनेगी अभी तो होगी। ठीक है ना, एक्स एन टी। बात समझ में आ रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जरूर बनेगी। अगर एम ई आई ज्यादा है भाई, देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबल है तो बनेगी, नहीं है तो नहीं। है ना, अपन लोग तो वैसे भी मनी माइंडेड है। ठीक है ना, क्या कह रहा, रिचार्ज करवाऊंगा चलो जाने दो, कुछ नहीं, ओए मैंने कुछ नहीं बोला है, गंदी बात। इधर वापस से तुम्हें समझ में आता है, पढ़ लो इसे। तुम गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? कैसी बात कर रहे हो भैया, गुस्से की क्या बात है? नहीं नहीं, मैं ये बातों को मानता ही नहीं हूँ। तुम बस कॉन्सेप्ट पढ़ो। ए ईशान, बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहा है, इधर देख ले एक बारी। एक्स एंटी सेविंग आया समझ में? एक्सेंटिव सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग। ये वो सेविंग है दैट हाउस होल्ड, दैट हाउस होल्ड, दैट हाउस होल्ड मतलब कोई भी बंदा प्लान टू सेव, जो प्लान कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है अभी प्लान, मतलब एक्चुअल में सेविंग तो नहीं हुई ना, प्लान कर रहा है टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी की। अलग अलग इनकम होगी इकोनॉमी में, तो मैं इतना इतना क्या करूंगा, सेव करूंगा। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड सेविंग। एक्सपोज्ड सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ सेविंग, जो हम कर चुके हैं, एक्चुअली में कर चुके हैं, दैट हाउस होल्ड सेव, जो वो करता है या कर चुका है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, मतलब कर चुका है, बेसिकली वही है। नेक्स्ट है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है दैट फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट, जो फर्म क्या कर रही है, प्लान कर रही है कि हम इन्वेस्ट करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, अलग अलग इनकम के लेवल पर। और देखो इसी में बुलेट लिखा है, यही पूछा था मैंने आपको सवाल। द अमाउंट ऑफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एमईआई एंड आरओआई। ये मैंने इसमें तो नहीं लिखा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इसका कोई मतलब, ये तो कर चुके हैं ना, ये कैसे इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, फाइनली एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट फर्म्स इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये एक्चुअल में जो हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अलग अलग इनकम लेवल पर। सुनो ना, सुनो सुनो, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, हालांकि यहाँ पे एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब, बिकॉज अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग क्या करेंगे, इनकम करेंगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग इनकम पे अलग अलग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट तो यही बोल रही है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग करेंगे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वो तो क्या होती है, वहां पे लोड लेना ही नहीं है कि अलग अलग लेवल पे इतनी करेंगे। मतलब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जो इस चैप्टर में इनकंसिस्टेंसीज है। हालांकि बस आपको इतना वो नहीं पूछेगा इसमें बताओ एनालाइज करके इसमें क्या इनकंसिस्टेंसी चल रही है इन कॉन्सेप्ट में, आपको ज्यादा से ज्यादा रूल आएगा ना, तो बस इतना पूछेगा एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। नॉर्मली बच्चों कम से कम मार्केट में जब पेपर बच्चे देने के लिए जाते हैं सीबीएसई के, कम से कम 75% बच्चों को ये नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट है क्या। आ जाए ना अभी, मतलब 3 4 साल, जिस साल में वो पूछा था ना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी एपीसी क्या होती है, कम होती है, उस साल ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे बच्चे पहले थे। ठीक है ना, कि ये एक्सेंटी क्या होता है, कहाँ पे है, कौन से चैप्टर का टॉपिक है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, नहीं है भाई, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जब तुम प्रॉपर पढ़ोगे डिटेल में तो समझ में आएगा, और है कुछ नहीं है इनमें। ठीक है ना, बस आपको एक्सेंटी और एक्सपोज का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, ये नोट को बच्चों होल्ड रखना, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस क्लास की मतलब आज की जो क्लास है वाइंड अप कर चुका हूँ मैं, ये होल्ड पे रखना। क्या मतलब होल्ड पे रखना, अरे बेटा अगला चैप्टर शुरू करूंगा ना, तो ये तब समझाऊंगा। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, और आई थिंक कल और परसों की क्लास लगेगी इसमें, हद से हद परसों की क्लास। कल संडे है, मतलब मंडे और ट्यूसडे में, कल तो ऑफ रहेगा। ठीक है ना, मंडे में और हद से हद ट्यूसडे में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट हमारे फेवरेट मतलब फेवर में रहा तो। ठीक है ना, और प्लान ये है फिर वेडनेसडे में इसका रिवीजन हो जाएगा और थर्सडे में इसका टेस्ट हो जाएगा।
नहीं, थर्सडे में नहीं होगा टेस्ट ना, थर्सडे में नहीं होगा टेस्ट, बिकॉज थर्सडे में करेंगे हम कॉपी चेक, कॉपी रह रही है ना हमारी, थर्सडे में करेंगे हम कॉपी चेक, थर्सडे के बाद किसमें, फ्राइडे में, फ्राइडे में होगा इसका टेस्ट, मतलब लगभग अभी अभी एक हफ्ता है, ठीक है। अच्छा, और बिजनेस में तो चल ही रहा है, बिजनेस में तो अभी चैप्टर ही चलेगा, ठीक है ना। वहां तो सब वो हो रखा है ना, टेस्ट वगैरह सब हो रखे है ना, चेक वगैरह सब होगी, प्लानिंग का रह रहा है। हाँ, मंडे के आसपास देख लेते हैं, उसका टेस्ट ले लेंगे, प्लानिंग का, इस मंडे नहीं, अगले वाले में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने करते हैं, बाकी कल करेंगे, मतलब कल से मतलब है मंडे में।